नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी, सच्ची घटना है जो कि चंदनगढ़ गांव की है। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपने सुना होगा भूत पिशाच, ये ऐसी बातें जिन्हें टूने टोट के कहते हैं छलावा। ऐसी हरकतें काफ़ी लोगों के साथ होती हैं जो कि काफ़ी डर का एहसास कराती है, महसूस कराती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक कहानी चंदनगढ़ गांव की है जहाँ पर एक हवेली हुआ करती थी। वहाँ पर एक शिकारी रहा करता था। वो दोस्तों मांस बेचने का काम किया करता था, चमड़ा बेचने का। जो जानवर होते हैं दोस्तों, उनकी चमड़ी बेचा करता था, उन्हें बेरहमी से मारता था। और दोस्तों ये खबर थी पूरे गांव में धीरे धीरे भयंकर तरीके से फैल चुकी थी और गांव वालों भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि दोस्तों वो जो शिकारी था, यदि गांव में कोई उसे परेशान करता तो वो उसे भी मार देता था और उसके कच्चे शरीर को खा जाता था, जिसे हम नरभक्षी कहते हैं दोस्तों। ऐसा वो शिकारी बन चुका था। इस चीज़ से गांव वाले काफ़ी परेशान हो चुके थे और उन्होंने सोचा कि कैसे न कैसे करके सब कुछ खत्म कर दिया जाए, इस हवेली को जला दिया जाए और उस शिकारी को मार दिया जाए। गांव वालों ने, सभी लोगों ने मिलकर ये प्लान कर लिया था और सभी लोग दोस्तों रात को करीबन 1:30 बजे उठते हैं और वहां पर गेट खटखटाते हैं शिकारी का। शिकारी जैसे ही गेट खोलता है, 3-4 आदमी मिलकर उसे मार देते हैं और उस हवेली में उसे फेंक देते हैं। करीबन दोस्तों 3 से 4 साल तक वहीं पड़ा रहा वो शिकारी मरा हुआ। और जब उसकी लाश पूरी तरह से सड़ गई, जब गांव वालों के बीच में उसकी बांस आने लगी, यानी जो दुर्गंध होती है दोस्तों, जब गांव में फैलने लगी, सभी लोगों ने सोचा कि अब इसकी बॉडी को दफना दिया जाए, क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है। और वो हवेली भी दोस्तों ऐसी वीरान सी, पुरानी सी, खंडर हो चुकी थी। वहाँ पर ना ही कोई आता जाता, ना ही कोई रहने लगा था। सब कुछ सुनसान सब वहाँ पर हो चुका था, कुछ भी नजर नहीं आता था लोगों को। गांव वाले जैसे ही उसकी बॉडी को निकालने के लिए हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं, उस हवेली में उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता और वो हवेली के अंदर कैद हो जाते हैं। वो काफ़ी कोशिश करते हैं गेट खोलने की, लेकिन उस हवेली का गेट नहीं खुलता है और चारों की मौत हो जाती है। और ये सिलसिला दोस्तों करीबन 1 से 2 साल कंटिन्यू चलता जा रहा था। और जो हवेली थी दोस्तों, जो शिकारी था, उसकी आत्मा उस हवेली में बस चुकी थी। वहाँ पर एक शिकारी की तस्वीर थी जिसमें वो तलवार लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसमें उसकी आत्मा घुस चुकी थी। गांव वाले काफ़ी डर डर कर रहने लगे थे और दोस्तों वो जो हवेली थी धीरे धीरे खंडर बन चुकी थी। गांव वालों का वहां आना जाना भी बंद हो चुका था। गांव वाले सभी डर डर कर वैसे रहने लगे थे और उन्होंने सोच लिया था कि कभी भी किसी भी कीमत पर इस हवेली में कैसे भी नहीं कैसे करके कदम नहीं रखेंगे। और ऐसा दोस्तों करीबन 5 से 7 साल गुजर जाते हैं, कोई भी हवेली के पास करीब कुछ नहीं जाता। सभी दूर से ही उस हवेली में अजीब सी आवाज़ें भी आने लगी थी, जैसे वो शिकारी की रोते हुए की आवाज़ें, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो कि बहुत ही भोला बन रहा था। धीरे धीरे और समय बीतता है दोस्तों, तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है उस हवेली के पास, यानी चंदनगढ़ में वहाँ पर वो गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी में 3 दोस्त, रुमेश, मोहित और सुरेश, तीनों वहीं गाड़ी पर बैठे थे और अचानक उनकी गाड़ी वहीं चंदनगढ़ हवेली के पास से गुजरती है। तभी किसी की रोने की आवाज़ आती है। वहीं पर ड्राइवर ब्रेक मार देता है और सोचता है कि थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। ड्राइवर जैसे ही ब्रेक मारता है, सुरेश कहता है, क्या हुआ साहब, ऐसे गाड़ी क्यों रोक दी, आगे नहीं चलना क्या? ड्राइवर कहता है, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्यों ना हम आज के लिए यहीं रुक जाए, सामने एक हवेली भी है जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी। और मैं इस हवेली की थोड़ी सी चर्चित बात बता दूं दोस्तों आप लोगों को, जिसके मतलब ग्रह में योग होता है, ये हवेली उसी को दिखाई दे रही थी। यदि कोई अच्छा इंसान उसको ये हवेली नहीं दिखाई देती थी, सब कुछ नॉर्मल ही रहता था, ये सब चलता रहता था। लेकिन दोस्तों जब सुरेश, नरेश और रुपेश वहाँ पर उतरते हैं तो उन्हें वो हवेली दिखाई देती है, यानी कि उनकी कुंडली में कोई योग था जिनके कारण उन्हें हवेली दिखाई दी थी और उस ड्राइवर को भी हवेली दिखाई दी थी। और ड्राइवर सोचता है कि मुझे घबराहट भी हो रही थी। ड्राइवर ने सब कुछ सुरेश, मुकेश और रुपेश को बता दिया था कि अब मुझसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगे एक सामने हवेली भी है, हम सभी यहीं पर रुक सकते हैं और कल के लिए निकल सकते हैं। ड्राइवर की सभी लोग बातें मान लेते हैं। सुरेश, नरेश और रुपेश उस हवेली में सामने देखते हैं। वो सामने देखते हैं कि कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, कोई बूढ़ा सा व्यक्ति लालटेन लेकर।
ये देखकर नरेश कहता है चल यार यहाँ तो सच में कोई है, और अंदर से भी काफ़ी अच्छी लग रही, बाहर से भी काफ़ी अच्छी लग रही है, शायद अंदर से भी ऐसी हो। तो तीनों दोस्तों उतर जाते हैं और हवेली के पास जाते हैं। तभी नरेश सुरेश रुपेश और हवेली का खटखटाते हैं दरवाज़ा, और अंदर से वही बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकलता है और कहता है कि हाँ बेटा क्या चाहिए। और तीनों बूढ़े अंकल को देखते हैं और कहते हैं कि आप तो अभी थोड़ी देर पहले वहाँ ऊपर सीढ़ियों में घूम रहे थे, तो इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ जवाब नहीं देता और हवेली दिखाने लगता है। और दोस्तों सुरेश नरेश और रुपेश भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो भी हवेली को ध्यान से देखने लगते हैं। जैसे ही वो हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं उन्हें सामने ही एक शिकारी की तस्वीर नजर आती है, जो कि हाथ में तलवार और बिल्कुल अच्छा सा मुकुट लिए वहाँ पर ओढ़ा हुआ खड़ा था। ये देखकर नरेश पूछता है बूढ़े व्यक्ति से कि कौन था और ये क्या करता था। वो बूढ़ा व्यक्ति कहते कि बहुत ही अच्छा इंसान था और एक शिकारी था, जानवरों का मांस बेचा करता था और लोगों को तंग किया करता था। बूढ़ा व्यक्ति सारी बातें उन तीनों को बताता है और नरेश सुरेश ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वो सीधे चल पड़ते हैं कमरे की तरफ। और जैसे जैसे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे वो पीछे मुड़कर ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें ऐसा लगा हो कोई उन्हें पीछे से घूर रहा हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा हो, जो कि यह सब होना नहीं चाहिए था। ये सब चल रहा था तो नरेश और सुरेश आगे चलते हैं बूढ़े व्यक्ति के साथ और ऊपर कमरा देखने लगते हैं। तो वो तीनों कमरे में बैठते हैं, उन्हें काफ़ी अजीब सा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके पास बैठकर उन्हें देख रहा है, कोई अजीब तरह से उन्हें देख रहा है। तीनों को मन का वहम हो शायद ऐसे लगता है, और तीनों ये बात एक दूसरे को नहीं बताते। और वहीं पर ज़्यादा थकने के कारण वो अलग अलग कमरे में जाकर सो जाते हैं। करीबन 10 से 15 मिनट के बाद नरेश सूरज के पास आता है और कहता है कि भाई मुझे ऐसा ऐसा दिखाई दिया, मुझे वो बाहर जो तस्वीर लगी हुई थी शिकारी की वो मुझे दिखाई दिया और हमें तीनों को मारने की बात कर रहा था। ये सुनकर राजेश तो था हंसने लगा और नरेश से कहता है कि यार कैसा मजाक करता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कैसे न कैसे करके नरेश समझाते हैं उनको और फिर सो जाते हैं। तो दोस्तों फिर से वही सपना रुपेश को भी आता है और वही सपना रुपेश को भी आता है। तीनों को ऐसा सपना आकर तीनों काफ़ी डर जाते हैं और उस हवेली में एक तरह रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक को एक जैसा सपना है तो बात सही है, लेकिन तीनों को एक जैसा सपना कैसा आ सकता है, ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। तीनों इस बात को सोचते हैं, उन्हें काफ़ी डर लगने लगता है, तीनों के पसीने आ जाते हैं। फिर वो तीनों हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो हवेली का गेट खोलते हैं उनसे गेट नहीं खुलता और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो भी उन तीनों को नजर नहीं आ रहा था। तीनों दोस्तों सुरेश नरेश और वो प्रकाश सभी लोग काफ़ी डरने लगे थे और वहीं पर हवेली में रहने लगे। और दोस्तों वो पानी की एक ही बोतल लेकर आए थे, वही छोटी सी बोतल जिसमें 1 फुट पानी, और पूरी हवेली में ना ही पानी ना ही कुछ खाना, कुछ भी नहीं था। तीनों पता नहीं कैसे रात गुजर रही थी। तीनों ने आपस में पूछा नरेश से, अरे नरेश भाई पानी है क्या तुम्हारे पास। नरेश कहता है नहीं पानी तो नहीं है, यहाँ कितनी टूटियाँ हैं, कितनी नल है, यहाँ से ले लो पानी। तीनों देखते हैं लेकिन उन्हें पानी की एक बूंद नहीं मिलती और उस जो बोतल में 1 घूंट पानी था उसे नरेश पी जाता है। और धीरे धीरे रात गहरी हो चुकी थी दोस्तों, करीबन रात के 3 बज चुके थे, यानी सुबह होने में 2-3 घंटे बचे हुए थे। तभी नरेश के दिमाग में पता नहीं क्या होता है, वो रमेश के पास जाता है, उसे खाने की कोशिश करता है। रमेश काफ़ी डर जाता है। इतनी ही देर में रुपेश भी वहाँ पर आता है और दोनों के दोनों रमेश पर टूट जाते हैं। रमेश काफ़ी घबराता है और लेकिन कुछ कर नहीं पाता। धीरे धीरे नरेश जो था दोस्तों, रमेश जो था, नरेश और रुपेश मिलकर रमेश को खा जाते हैं और वहीं पर खूनों का बुरी तरह का छींटा लगा हुआ था और एक दूसरे खाकर वहाँ पर सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो उनकी प्यास थी वो नहीं बुझ रही थी, तभी उन्हें कहीं से खून टपकता दिखाई दे रहा था। वो उस खून के पास जाते हैं और उस खून को पी जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उनकी प्यास खत्म हो जाती है और उनका ऐसा लगता है कि पहला दिन उनका निकल चुका था। जब अगले दिन सुबह होती है वो हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें हवेली का कोई भी दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा था, न ही कोई खिड़की दिखाई दे रही थी। सब कुछ अजीब सा था। अब वो दोनों पागल जैसे हो चुके थे, उन्हें कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था और ना ही पीने को। दोनों काफ़ी अजीब अजीब व्यवहार करने लगे थे। ऐसे हो गए थे कि जैसे कोई छलावा होता है, एक दूसरे को खाने पर टूट पड़ता है, प्रेत बाधा जो होती है, ऐसे दोनों में शंका बढ़ गई थी और दोनों बहुत ही प्यास से व्याकुल हो रहे थे।
धीरे धीरे उनका दिन गुजर रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात शुरू हो रही थी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो हवेली से बाहर कैसे निकले। और उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी। एक समय पे जब ड्राइवर बाहर सो रहा था, उन्होंने ड्राइवर को पास फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्राइवर को ना ही फ़ोन लगा था ना ही खिड़की खुली थी। इस बात से दोनों काफ़ी अनजान हो चुके थे और दोनों हवेली में कैद हो चुके थे। करीबन 2 से 3 उस हवेली में गुजारते हैं और दोनों इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है हवेली के अंदर। तो दोस्तों प्यास से इतने बेचैन और जीतने की भूख से भी बहुत व्याकुल हो चुके थे। जैसे ही चौथा दिन शुरू होता है, दोनों एक दूसरे को खाने के लिए टूट पड़ते हैं और नरेश और रुपेश एक दूसरे को खाने की कोशिश करते हैं। नरेश मौका देखकर रुपेश पर हमला कर देता है और रुपेश को वहीं पर मार देता है और उसकी बॉडी को खा लेता है और उसकी खून पीने से प्यास भी बुझ जाती है, जो कि थोड़ी देर बाद मतलब शाम होती होती अंधेरा काफ़ी हो चुका था और रुपेश अब काफ़ी डर गया था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था और ये क्या मामला है, ऐसा क्यों है और इस हवेली में ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों रुपेश इतना तड़प रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हवेली के बाहर कैसे निकलूं। तभी रात के करीबन 1:30 बजे का समय हो चुका था। नरे वो रुपेश जो भी है कैसे न कैसे करके हवेली से बाहर निकलता है। जैसे ही वो ड्राइवर के पास आता है, ड्राइवर से कहता है कि हमें तुमने बाहर क्यों नहीं निकाला, हमने कितनी आवाज़ें दी, कितने फ़ोन किए, 4 दिन से मैं हवेली के अंदर कैद पड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या। ड्राइवर काफ़ी डरा डरा गाड़ी से उठता है और कहता है कि रुपेश जी आप तो अभी गए थे, एक ही दिन तो हुआ है, अगले दिन तो आप सुबह आ ही गए। ये सोचकर ये देखकर रुपेश काफ़ी डर जाता है और वो ड्राइवर को कहता है कि ये कैसे हो सकता है। जो दोस्तों रुपेश जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर ना ही कोई हवेली थी, ना ही कुछ और था, एक पुरानी सी दीवार टूटी पड़ी थी और ना ही कुछ दिख रहा था। ये देखकर रमेश को काफ़ी सदमा लगता है, जो प्रकाश होता है काफ़ी सदमा लगता है और उसके समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और थोड़ी देर बाद दोस्तों उसकी दहके के कारण वहीं पर मौत हो जाती है और ड्राइवर भी इस बात को लेकर काफ़ी डर जाता है और ड्राइवर भी वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।